आज हमारे साथ हैं दक्ष हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज एटीएल चैनल पर। और आज हम सर बात करेंगे अपने दर्शकों की डिमांड पर सबसे अहम टॉपिक ब्लड प्रेशर की, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार बीपी क्या है। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, इससे कुछ जुड़ी हुई कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसकी क्या भ्रांतियाँ हैं और अपने को क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखना। ब्लड प्रेशर, जैसे आप जानते हैं कि जो ब्लड में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ब्लड अपना जो है ये नसों में बहता है, जो खून की नसें कहलाती हैं। इसको बहने में कुछ प्रेशर क्रिएट होता है। जब ये प्रेशर क्रिएट होता है तो इसका प्रभाव नसों पे और पूरे शरीर पे ही पड़ता है। यह प्रेशर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शरीर की नसों में खून बहता है। यह प्रेशर हार्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। हार्ट जब प्रेशर से ब्लड उसमें पंप करता है तो वो खून आगे बढ़ता है। जब ये प्रेशर एक लिमिट से ऊपर निकलने लगता है तो फिर हम लोग कहते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। जैसे ब्लड प्रेशर में नसों पे प्रेशर पड़ता है, क्योंकि शरीर का हर भाग में ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ये खून की नसें होती हैं, तो शरीर के हर भाग पे इनका प्रेशर पड़ता है। सर, बहुत कम एज के लोगों में भी ये देखा जा रहा है, 25 के एज तक के लोगों में भी जो नौजवान है कि बीपी के शिकार हो गए, बीपी बहुत ज़्यादा उनका बढ़ा हुआ आ रहा है। इसकी क्या वजह है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक आकलन के मुताबिक हर चौथा भारतीय, मतलब करीबन 25% के करीब लोग में ब्लड प्रेशर है। और दुख की बात यह है कि इसमें से अधिकतर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हो सकता है कि मैं भी, जैसे मुझे भी ब्लड प्रेशर है और मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं जब तक अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराऊंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल प्रेशर हम लोग मानते हैं 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक, ये नॉर्मल कहलाता है। ये वो नॉर्मल प्रेशर है जो कि हार्ट क्रिएट करता है और जिससे ब्लड आराम से पहुंच जाता है शरीर के सभी अंगों पे, और उसका कोई दुष्प्रभाव या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कि यंग लोगों में हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हम यूजुअली दो तरह का मानते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और इडियोपैथिक, इसका कोई कारण निकलता नहीं है। सेकेंडरी जो कहलाता है, ये शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं उसकी वजह से हो सकता है। आज की लाइफस्टाइल जिस तरीके की है, क्या उसको भी आप एक बड़ी वजह मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अधिकतर जो यंग एज में ब्लड प्रेशर होता है, वो यह देखा गया है कि वो लोग या तो मोटे होते हैं, फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, वो यूजुअली फिजिकल वर्कआउट, कसरत, घूमना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये मुख्य कारण। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर उनके माता पिता या भाई बहन को ब्लड प्रेशर है तो उनके भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती है। आज का खान पान, जिसमें कि वसायुक्त पदार्थ ज़्यादा रहते हैं, नमक ज़्यादा रहता है, ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। धूम्रपान की आदत, अल्कोहल लेने की आदत भी इससे रिलेटेड है। सर, डाइट पे किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए? डाइट पे कंट्रोल के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जितना हो नेचुरल फूड लें। प्रोसेस फूड है ये नहीं लें। फैटी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें और फास्ट फूड वाली चीज़ें अवॉइड करें, कम से कम इनका प्रयोग हो। साबुत अनाज, ये ज़रूरी है। तेल घी में भी कम मात्रा में लेना चाहिए। एक्सरसाइज, कसरत रोज़ाना करनी चाहिए। अल्कोहल और धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं, जैसे वो डायबिटिक्स हैं, किडनी की डिजीज़ है, थायराइड की डिजीज़ है, इनमें भी ब्लड प्रेशर देखा गया है। अक्सर जैसे कि हम लोग सुनते हैं अपने घरों में कि सामने वाले किसी इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कहते हैं इसका बीपी बहुत हाई हो गया है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं? जिन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, जिनमें वो सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, क्या उनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतर लगभग 80% लोगों के ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं आता है। इससे कैसे कुछ इसका मतलब है कि उन लोगों को ब्लड प्रेशर सिर्फ चेक करने पर ही पता लगेगा।
उनके ब्लड प्रेशर का वैसे कोई अंदाज़ा नहीं लगता है। हाँ, कुछ लोगों को सिर में भारीपन, चक्कर, थकावट, धड़कनें ज़्यादा होना, सांस का फूलना, दिखाई देने में दिक्कत, ये लक्षण आ सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को कोई लक्षण नहीं आते हैं। इसलिए हम इस बीमारी को साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर मतलब कि ये धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का विपरीत प्रभाव हमारे दिल, दिमाग, आँख और गुर्दों पर पड़ता है, जिसकी वजह से शुरू में वो ख़राब होने लग जाते हैं और बाद में ख़राब हो जाते हैं। जब भी कोई ऑर्गन 60-70% डैमेज होता है तो उस ऑर्गन के डिसफंक्शन के लक्षण आते हैं। फिर जब वो जाके चेक कराता है तो पता लगता है कि उसको ब्लड प्रेशर था और ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी आँखों के पर्दे में खराबी आ गई है, उसको गुर्दे की तकलीफ़ हो गई है, उसको हार्ट की तकलीफ़ हो गई है, उसको कई बार लकवा भी आ जाता है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ही पता लग पाता है। सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसी डिज़ीज़ क्या है जिसे अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई है तो उसे क्या कॉमन ऐसे है डिज़ीज़ जो होने की संभावना 90% से भी ज़्यादा होती है? हाँ, अधिकतर तो ये लक्षण रहित होती है। जो लक्षण आते हैं वो ये आते हैं कि उसके शरीर के कौन से अंग प्रभावित हो रहे हैं। जैसे माना उसके ब्रेन पे असर पड़ता है तो उसको सिर में दर्द रह सकता है, ब्रेन के डिसफंक्शन होते हैं। डिसफंक्शन ब्रेन के या कहीं और ऑर्गन के 3 वजह से होते हैं। पहले तो ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी जो खून की नसें हैं वो मोटी हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अधिकतर ये बिल्कुल छोटी वाली नसें होती है उनमें होता है, या उन नसों में जो ब्लड प्रेशर से डैमेज होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, तो वो नसें साइज में तो उतनी रहती हैं लेकिन उनका जो कैविटी या ल्यूमेन है जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो सिकुड़ जाती है। कुछ लोगों में जो नसें वीक होती हैं तो ये नसें फट भी जाती हैं। तो 3 तरह के लक्षण हुए। ब्लड फ्लो कम होगा, इसकी वजह से हो सकता है। ब्लड की नसें ब्लॉक हो जाएंगी, ब्लॉक होने की वजह से उस पर्टिकुलर हिस्से को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उसके डिसफंक्शन होंगे, और साथ में नस फट जाएगी। इसकी वजह से दौरे आना, लकवा आना, ये चीज़ हो सकता है। जब आँखों पे प्रभाव होता है तो आँख के पर्दे में नुक्स आने की वजह से उसकी नेत्र ज्योति चली जा सकती है, आँखों के आगे काले धब्बे आ सकते हैं और इसके साथ में दिखाई देने में दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर साहब, हाई बीपी का मेडिकेशन कैसे करना चाहिए? कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो मरीज़ को लेनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इसमें सबसे मुख्य बात है कि जो ब्लड प्रेशर के उसमें रिस्क फैक्टर हैं, अगर वो मोटा है तो वज़न कम करे, घूमे फिरे, फिजिकली एक्टिव रहे, एक्सरसाइज करे, रोज़ाना चले, कम से कम 10,000 कदम उसको रोज़ाना चलना चाहिए। नमक कम लेना चाहिए, फास्ट फूड है, फैटी फूड है, फ्राइड फूड ये अवॉइड करना चाहिए। दालें हैं, अनाज है, साबुत अनाज प्रेफर करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट वो ले सकता है, फैट फ्री होने चाहिए। फल है, सब्जियां हैं, सलाद है, ये सब लेने चाहिए। ये तो हो गए बचाव के तरीके। अगर उसको ब्लड प्रेशर रहता है तो उसको दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयों का निर्णय, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनमें से कौन सी दवाई उसके लिए सबसे बेहतर है ये उसका ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके आँख पे, दिल पे, दिमाग, गुर्दे पे कहीं असर तो नहीं है, धड़कनें कितनी रहती हैं, हार्ट की कंडीशन क्या है। इनके हिसाब से जो दवाई उसको बेस्ट सूटेबल रहती है वो दवाई दी जाती है। बहुत से मरीज़ होते हैं जैसे ही उनका हाई बीपी नॉर्मल पर आता है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे वो वहाँ पे मेडिकेशन अपना बंद कर देते हैं। इनसे ये कितना सही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्लड प्रेशर की अवस्थाएं कई होती हैं। एक तो नॉर्मली रिलैक्स पोजीशन में उसको कितना रहता है, दूसरा होता है जब उसको कोई एक्जर्शन, कोई इसको स्ट्रेस, कोई उसको अदर फैक्टर होता है उसकी वजह से कितना बढ़ता है। यूजुअली शुरुआत में उसका ब्लड प्रेशर बीच बीच में बढ़ता है, कई बार देखा होगा नॉर्मल आएगा, कभी ज़्यादा आता है। तो ऐसे केस में हमें दवाइयाँ बिल्कुल हल्के से शुरू करके मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए तो उनके दवाइयाँ शुरू होती है, 1 दवाई, फिर 2 दवाइयाँ, 3 दवाई, इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। उसको ये करना नहीं चाहिए कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर दे, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। ये अपना असर धीरे धीरे दिखाता है, शरीर के हर
महत्वपूर्ण जो अंग हैं उनको ये ख़राब कर देता है। एक नॉर्मल आम इंसान को अपना बीपी, जैसे अभी आपने बताया कि वक्त वक्त पे हमें चेकअप कराते रहना चाहिए, तो कितने अंतराल पे हमें हर महीने चेक करना है या हर हफ्ते में एक बार चेक करना, उसके बारे में थोड़ा जान। ये बहुत अच्छा है कि कब चेक कराना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो डायग्नोसिस जब होता है ब्लड प्रेशर का, जैसे नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम मानते 120/80 है। हाई नॉर्मल जब मानते हैं हम, जब 135-85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक हम हाई नॉर्मल मानते हैं। जब उससे ऊपर रहने लग जाता है तो हमें बीच बीच में चेक कराना होता है। यूजली बॉडी का डायर्नल वेरिएशन ऐसा होता है कि अपना ब्लड प्रेशर सुबह के 4 बजे सबसे ज़्यादा रहता है और शाम को कम रहता है। तो इसके लिए बेस्ट है होम मॉनिटरिंग। एक ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आप लें, उसकी प्रॉपर टेक्निक रखें, उस टेक्निक से उसको चेक करते रहें, खुद सेल्फ चेक करें, अस्पताल में जाके चेक कराते रहें। कितनी बार चेक कराना है इसकी कोई स्पष्ट गाइडलाइन तो नहीं होती है, लेकिन उसको जब वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है तो भी चेक कराना चाहिए, जब उसको प्रॉब्लम है तो भी चेक कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, हाई बीपी के होने से हार्ट अटैक का रिस्क कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? काफ़ी रिस्क बढ़ जाता है। हार्ट अटैक का ब्लड प्रेशर से सीधा सीधा रिलेशन है। हार्ट अटैक की वजह से, जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट की दीवारें मोटी हो जाती हैं, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, हार्ट की कोरोनरी जो नर्व्स, जो वेसल्स हैं जिनमें हार्ट के लिए खुद के लिए ब्लड बहता है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जम के और एथेरोस्क्लेरोसिस होकर वे सिकुड़ने लग जाती हैं। करीबन 20 से 30% रिस्क इसमें बढ़ जाता है। अगर साथ में उसको डायबिटीज़ है तो ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद से हम ये देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए हैं, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना की वजह से हमारे शरीर की कोगुलेशन सिस्टम में इस तरह के बदलाव आते हैं कि उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़े होने की वजह से नसों में वो खून जल्दी रुकने की संभावना होती है। इसके साथ में कई और फैक्टर हैं। स्ट्रेस इंड्यूस है, हार्ट कोई पहले से डिजीज़ तो नहीं है, कोई हार्ट की पहले से फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ये भी फैक्टर प्ले करते हैं और इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट काफ़ी हुई हैं। इसमें हमारे कई साथी लोग जो हैं, ये बीच बीच में अखबार में आप भी पढ़ते होंगे, न्यूज़ मीडिया में, कि उनको अटैक पड़ गए हैं और इतना सीवियर अटैक पड़ा है कि वो बच भी नहीं पाया है। तो इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। हम फिट रहें, हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर है तो उन चीज़ों को हम नियंत्रण में रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पीने का अपना पूरा ध्यान रखें। ये तो डॉक्टर साहब आपने बात करी हाई बीपी की। मैं आपसे समझना चाहूँगी, लो बीपी भी कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है एक मरीज़ के लिए? यूजली लो बीपी में, जैसे हमारे पास कई बार ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं कि साहब बीपी लो हो गया, इसकी वजह से आते हैं। अधिकतर केसों में उनको लो बीपी नहीं होता है, लेकिन जैसे माना मरीज़ हमारे पास आया, उसका बीपी 100 है, 90 है, ये बीपी भी उन लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है। अगर किसी के वाकई उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्लड प्रेशर कम है तो शरीर के 2 अंग जो कि बिल्कुल लो बीपी पे काम करते हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं, तो हम रियलिटी में मानते हैं कि ये लो बीपी है। ये हैं ब्रेन और गुर्दे। अगर उसको यूरिन आउटपुट कम हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि हाँ, ब्लड प्रेशर कम है उसका, उसकी वजह से उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है। दूसरा है ब्रेन का फंक्शन। अगर उसको ब्रेन के लो बीपी के जो लक्षण है वो आते हैं तो हम मानते हैं। अधिकतर जैसे अब गर्मियों का सीज़न है, लोग पानी कम पीते हैं, शरीर से पसीना ज़्यादा आता है, जैसे आजकल ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उसको थकान है, कमज़ोरी है, चक्कर है, ये चीज़ उसकी वजह से होते हैं, लो बीपी से नहीं होते हैं। हाँ, अगर ब्लड प्रेशर 80 से नीचे जा रहा है और साथ में उसका यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ रही हैं, उसके वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो वो ख़तरनाक भी हो सकता है। क्योंकि कम ब्लड प्रेशर की वजह से ब्रेन के फंक्शन, हार्ट के फंक्शन, गुर्दे के फंक्शन सब अफेक्टेड होते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती हैं, धड़कनें बढ़ सकती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा लो होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। सर, जैसे कि अगर बीपी हमारा बहुत हाई हो जाए, एकदम शूट कर जाए, इमरजेंसी की कंडीशन किसी मरीज़ के सामने आ जाए, ऐसे में उस मरीज़ को, उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या? बिल्कुल सही है।
अगर जैसे किसी को ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी है और उसको कुछ लक्षण आ रहे हैं, लक्षण ऐसे केस में दो जगह आते हैं। एक तो एक्यूट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो होती हैं। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन हमेशा ब्रेन और हार्ट की वजह से होती हैं। ब्रेन की जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसमें उसका ब्रेन में या तो नस फटेगी या नस में रुकावट आएगी, उसकी वजह से उसको लकवा आ सकता है, पसीने आ सकते हैं, उसको उल्टियाँ हो सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, या हार्ट में उसको अटैक पड़ेगा। अटैक में उसको सीने में दर्द, घबराहट, धड़कन, बेचैनी, पसीना और वो बेहोश भी हो सकता है अगर कोई अरिदमिया हो तो। इसके केस में बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत सीधा लिटा के हवादार कमरे में लिटाएं, उसको ढीले सूती कपड़े पहनने के दें। ब्लड प्रेशर की अगर वहाँ नापने की संभावना है, जैसे सब नाप सकते हैं, चेक कर सकते हैं, तो तुरंत ब्लड प्रेशर चेक करें और जो उसको रेगुलर मेडिसिन चल रही है उसको दे सकते हैं। इसके साथ में ही एम्बुलेंस को फ़ोन करके या उसको किसी भी पास के एक चिकित्सा केंद्र पर ले जाने का, अपने को ले जाने के लिए उसको तुरंत अपने को काम करना चाहिए ले जाना। कुछ ऐसे भी मरीज़ मैंने देखे हैं बीपी के, जो मेडिकेशन से ज़्यादा जो घरेलू इलाज होता है उसको वो करना चाहते हैं और 10 साल 15 साल तक वो दवाई नहीं खाना चाहते। तो क्या दोनों चीज़ें साथ साथ कर सकते हैं हम? मेडिकेशन भी जैसे कि वो लोग लें और साथ में घरेलू जो भी इलाज करना चाहें वो? यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर का कोई घरेलू उपचार नहीं होता है इसमें। हाँ, अगर वो नमक कम कर रहा है, चिकनाई कम कर रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। जिन लोगों को सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट रहता है तो उन लोगों के योगा से, कसरत से उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मेंटल रिलैक्सेशन उसमें करना चाहिए। इसके अलावा जो और दवाइयाँ हैं उनका कोई रोल रहता नहीं है। हाँ, कुछ लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन इन सब दवाइयों से एक लिमिट तक ही ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। अगर उसका 140-50 चल रहा है तो इनके कॉम्बिनेशन से रह के वो नॉर्मल आ सकता है। लेकिन अगर उसको 2 या 2 से अधिक दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो यह देखा गया है कि ये दवाइयाँ उसका ब्लड प्रेशर सिर्फ 10 से 1 पॉइंट तक कम कर सकती हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं करती हैं। सर, महिलाओं और पुरुषों में क्या बीपी हाई होने के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सिम्टम्स दोनों में? नहीं, यूजुअली सिम्टम तो एक ही होंगे। किसी में कुछ सिम्टम प्रीडोमिनेंट रहते हैं, किसी में कुछ रहते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि महिलाएं पुरुष की तुलना में जल्दी रेस्पॉन्ड करती हैं। उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो जल्दी अस्पताल पहुंचती हैं या जल्दी चेक कराती हैं। महिलाओं में और किस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो? महिलाओं में पुरुषों में कॉम्प्लिकेशन सेम रहते हैं एक्सेप्ट प्रेगनेंसी के अलावा। अगर प्रेग्नेंट जो लेडी है वो प्रेगनेंसी है उसको, और प्रेगनेंसी के साथ में उसकी मतलब उसको दिक्कतें ज़्यादा हो सकती हैं। गर्भ में जो शिशु है उसका विकास रुक सकता है, वो IUGR हो सकता है। प्लेसेंटा में बदलाव होने की वजह से उसको प्री टर्म लेबर, एक्लेम्जिया, प्री एक्लेम्जिया, कन्वल्जन आ सकते हैं। बेबी अंदर गर्भ में मृत भी हो सकता है। सर, मेडिकल फील्ड में बीपी को ऊपर कोई अभी ताज़ी कोई रिसर्च की जा रही है? बिल्कुल, इसमें रिसर्च चल रही हैं। इसमें इसकी जो मैकेनिज्म है कॉम्प्लिकेशन की उनका देखा जा रहा है। जेनेटिक रिसर्च चल रही हैं कि जीन्स के कौन कौन से जीन्स ऐसे रेस्पॉन्सिबल हैं जिनको आगे हम अगर कंट्रोल कर सकें तो ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर सकें। जैसे ब्लड प्रेशर कुछ लोगों की फैमिली में रन करता है, ये देखने की कोशिश हो रही है कि ऐसे कौन से जीन्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। उनको हम जीन एडिटिंग से और जीन थेरेपी से हम उनको अगर कंट्रोल कर सकें तो उनको हम रोक सकें। सर, एक डॉक्टर के तौर पर आप लोगों का जो डेली रूटीन होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कितना चैलेंज रहता है एक डॉक्टर होने के नाते आपका ये? बिल्कुल सही बात कहा है। आज आपने ये क्वेश्चन पूछ के बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी में भी कई जो स्टडीज़ हुई हैं ये देखा गया है कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हैं। कई हमारे साथी लोग हैं वो यंग एज में 45 साल, 50 साल, 55 साल की उम्र में हार्ट डिजीज़ हो चुकी है, उनके बाईपास हो चुके हैं, उनकी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है।
डायबिटीज़ उनको है, कई बार उनकी व्यस्तता की वजह से वो अपना फिजिकल फिटनेस पे, खान पान पे भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। हमारी फ्रेटर्निटी के लोगों से मेरे से यही रिक्वेस्ट है कि आपको देश की हेल्थ की जिम्मेदारी है, लेकिन अब देश की हेल्थ की जिम्मेदारी आप अपनी जब ढंग से पूरी कर पाएंगे जब आपकी खुद की हेल्थ सही रहेगी। आप 10-12 साल पढ़ाई करके, स्टडी करके, अपने लगा के इस काबिल बनते हैं कि लोगों की सेवा कर सकें, तो आप खुद का भी उतना ही ध्यान रखें जितना कि मरीज का रखते हैं। इस पॉइंट से आप नेगलेक्ट नहीं हो, अपना रूटीन चेकअप करते रहें, ज़रूरत पड़ने पे दवाइयाँ लेते रहें। सर, इतना बिजी स्केड्यूल आप लोगों का रहता है, एक डॉक्टर होने के नाते स्ट्रेस भी होता होगा, आप अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करते हैं? मैम बिल्कुल सही है, शेड्यूल तो खुद के ऊपर बनाना होता है और फॉलो करना होता है, बिल्कुल करना चाहिए। रेगुलर वॉक है, ये ज़रूरी है। खाने पीने में ध्यान रखना ये है, ये भी ज़रूरी उतना ही है। अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसको मेडिसिन भी लेनी चाहिए, स्ट्रेस कम से कम रखना चाहिए, ये चीज़। मरीज़ों के प्रति तो अपने दायित्व का आप लोग पूरा जो है जिम्मेदारी से उसको कंप्लीट करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है उसको आप दोनों को किस तरीके से बैलेंस करते हैं? बिल्कुल बैलेंस करना पड़ता है। परिवार भी हमारे पीछे ही होता है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। परिवार की जो और चीज़ें होती हैं उनको भी उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ में हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रति, समाज के प्रति भी ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार हम लोगों को परिवार के ऊपर उन लोगों को प्रेफर करना पड़ता है। एक डॉक्टर होने के नाते अपने पूरे सफ़र को, अब तक के सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या मुख्य उपलब्धियां मानते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब हमारे ठीक हुए मरीज़ हमको धन्यवाद देते हैं। ओपीडी में आके जब बताते हैं कि साहब आपने मेरे साथ ऐसे जान बचाई थी, मैं बहुत परेशान था, इसमें सारा है, तो उससे हमारा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। हमें जो खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कोई एक ऐसा आप कोई केस ऐसा बताना चाहेंगे जिसने आपके दिल को छुआ हो अब तक के सफ़र में, जो आप अब आज भी आपको याद हो? ऐसे बहुत से केस हैं। एक केस मैं बताता हूँ। एक बार यहाँ पर वुडलैंड के शोरूम में वहाँ गए हुए थे, बारिश में वहाँ पर एक आदमी पुल के पास नीचे पड़ा हुआ था और उसको मिर्गी के दौरे आ रहे थे और वो बेहोश हो गया था। उसको साइड में लेके मैंने वहीं पे तुरंत उसका CPR किया। CPR करने के बाद में उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दिया। उसके बाद वो पेशेंट रिकवर हो गया। फिर उसको लाके पूरा ट्रीट करवाया। वो आज भी मुझे आके देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाते नहीं हैं, फिर मरीज़ों को परेशानी होती है। मैं आपसे ये जानना और समझना चाहूँगी कि एक डॉक्टर का अपने मरीज़ों के प्रति सही मायने में क्या दायित्व होना चाहिए? दायित्व तो ये ही रहता है कि वो मरीज़ को मरीज़ नहीं मानना चाहिए, वो भी इस तरह से उसको डील करना चाहिए कि वो भी हमारे परिवार का ही एक सदस्य है, हिस्सा है। अगर वो ये थिंकिंग सबके पास होगी तो वो इसमें किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आएगी ही नहीं। आप हमारे एयरटेल चैनल के माध्यम से समाज में कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे सर? बिल्कुल देना चाहेंगे। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और भी जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हैं समाज में बहुत बढ़ रही हैं। डायबिटीज़ है, ये इंडिया में बढ़ती जा रही है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये तो क्रॉनिक इलनेस हैं जो कि और इंडस्ट्रियल नेशंस की तरह बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा इन्फेक्टिव इलनेस भी हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, स्वाइन फ्लू है, ये सारी चीज़ें। मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें, साफ़ सुथरे रहें। जो मास्क लगाने का है, हाथ धोने का है, साफ़ करने के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें। खान पान में अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों को भी उसी प्रकार से ढालें कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने और इन चीज़ों को उनमें शुरू से ही आदत हो कि वो इन चीज़ों की हैबिट शुरू से पड़ जाए। जैसे कचरा नहीं फेंकना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, खाने पीने में है। बच्चों को खान पान की आदतों को ठीक करना अपन समझाएंगे। हम अगर खुद ही फास्ट फूड खाएंगे तो बच्चों को मना नहीं कर सकते।
लेकिन आज का समाज ऐसा है कि जब दूसरे और खा रहे हैं तो वो भी खाएगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि उनको बिल्कुल बंद कर दें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आज के टाइम में ज़रूरी चीज़ हो गया है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो इसमें हम ये नहीं कर सकते कि बच्चों को देना बंद कर दें, लेकिन कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। उनको बता सकते हैं कि इस लिमिट तक ये चीज़ ठीक है, इस लिमिट के बाद में ये चीज़ ठीक नहीं है। एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी, उनको बताना समझाना पड़ेगा। बच्चे बिल्कुल एक मिट्टी की तरह होते हैं, हम चाहें जैसे उसे गढ़ सकते हैं। मैसेज यही है कि आप खुद में से बदलाव की शुरुआत खुद में करें, उसके बाद और सभी में उस बदलाव को पॉजिटिव चेंज के लिए आप कोशिश करें। तो आज ये थे हमारे साथ डॉक्टर मुकेश गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि बदलाव की शुरुआत हमें खुद से ही करनी होगी। बीपी से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने काफ़ी सारी अहम जानकारियां दी, निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगी। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।